फिजिक्स स्टार्ट करना सब लोगों को। ट्वेल्थ के फिजिक्स को हम लोग टोटल 3 यूनिट में डिवाइड कर दें। चैप्टर तो बहुत सारा होगा, यूनिट 3 होगा, जिसमें पहला यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे बड़ा यूनिट यही है ट्वेल्थ के फिजिक्स का, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट है और मैग्नेट सब इसमें आ जाता है। सेकेंड यूनिट होता है ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। और थर्ड यूनिट होता है मॉडर्न फिजिक्स। जो भी नया चीज़ फिजिक्स में ऐड हुआ है उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में काउंट करते हैं। तो ये टोटल 3 यूनिट है जिसको बारे में हम लोग को ट्वेल्थ के फिजिक्स में पढ़ना है, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी, खासकर कंपटीशन के लिए, और सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाला भी यूनिट वही होता है। मॉडर्न फिजिक्स क्या है कि जो नया चीज़ ऐड हुआ है फिजिक्स में, और ये मैच करता है तुम्हारा जो 11th में केमिस्ट्री पढ़ते हो। ये नया चीज़ जितना भी साइंस में ऐड हुआ वो फिजिक्स में भी ऐड किया गया और केमिस्ट्री में भी ऐड किया गया, चाहे बोर मॉडल हो, न्यूक्लियस हो, सेमीकंडक्टर हो, जितना भी नया कॉन्सेप्ट आया है फिजिक्स में, तो वो फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना और केमिस्ट्री में 11th के केमिस्ट्री में पढ़ना। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ मिलेगा, लगभग 40% केमिस्ट्री का ही चीज़ इसमें रहता है। और ऑप्टिक्स, लाइट जिसको तुम लोग बोलते हो, 10th क्लास में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ये टॉपिक है। 10th क्लास में पढ़ना तो होता है 3 पार्ट, लाइट पढ़ना होता है, करंट पढ़ना होता है और मैग्नेट पढ़ना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वो लाइट पढ़ता है, नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। करंट, मैग्नेट सब बच्चा को 10th क्लास में थोड़ा कम ही बुझाता है। मैग्नेट में तो एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं रहता 10th क्लास तक, क्योंकि मैग्नेट का न्यूमेरिकल्स बिना वेक्टर का बन ही नहीं सकता, और 9th 10th में वेक्टर पढ़ना नहीं है, इसलिए मैग्नेट तो प्योर थ्योरेटिकल पढ़ना होता है 10th क्लास तक। करंट पढ़ना होता है और लाइट पढ़ना होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर अच्छे से मेहनत करके बच्चा आता है तो वो लाइट वाला टॉपिक पर ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर ये क्लास ऑफलाइन स्टार्ट करते हम लोग, तो स्टार्ट करते इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो चार्ज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट चार्ज का स्टडी करते हैं, जिसमें 3 चैप्टर आता है, फील्ड एंड पोटेंशियल, गॉस लॉ और कैपेसिटर। लेकिन इस चैप्टर पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, इस यूनिट पे हम अभी जानबूझ के नहीं जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए, और जब ऑफलाइन क्लास में इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना ज़्यादा इजी होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा कंपेयर करोगे तो ऑफलाइन ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है क्लास में, किसी स्टूडेंट के लिए, या बच्चा भी ज़्यादा सीरियसली लेता है ऑफलाइन क्लास को। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, या बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी नहीं हो पाता। तो ऑनलाइन क्लास में हम लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इजी टॉपिक पर काम करें, कि तुम ऑनलाइन भी पढ़ो तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट टॉपिक पे ना पड़े। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। कंपटीशन के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग कोशिश ये करना है कि यदि ऑफलाइन स्टार्ट हो जाता है कुछ दिन में, तो ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफलाइन में ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। नहीं हुआ, 12 साल कहेगा लॉकडाउन रह गया, तब तो कोई मतलब है, तब तो सारा टॉपिक ही ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। नहीं है, अगर पूरा साल ही लॉकडाउन लग जाए तब तो पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन। लेकिन कोशिश ये किया जाता है कि जो ईजी टॉपिक है, कोशिश इसमें है कि हम लोग उसको ऑनलाइन पहले पढ़ने की कोशिश करें, और फिर ऑफलाइन जब जाएँ तो ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक है, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगता है, इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसको हम लोग ऑफलाइन के लिए रखते हैं। अपने भर सोच के पिछले साल के अकॉर्डिंग कि कुछ दिन में खुल जाना चाहिए लॉकडाउन, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट जो अभी करेंगे जो टॉपिक, वो क्या होगा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इजी होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इसमें आपको मैकेनिक्स का यूज़ नहीं आता है, 11th के फिजिक्स का यूज़ नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में इन करेंगे, पूरा का पूरा 11th यूज़ आने लगेगा।
11th 100% यूज आने लगता है, इसीलिए वो थोड़ा टेक्निकल टॉपिक होता है। पिछला वाला ज़्यादा जैसे जैसे कोई भी टॉपिक में पीछे का पोर्शन यूज आता है वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है टॉपिक। लेकिन लाइट में तुम पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो उसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी पढ़ते हो, ह्यूमन आई पढ़ते हो, सब यहाँ भी पढ़ना वही चीज़। तो यहाँ मैकेनिक्स नहीं है, बहुत कम रेयर यूज होता है काइनेमेटिक्स की। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ये है तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, मतलब ना के बराबर मैकेनिक्स का यूज आता है। 11th का टॉपिक इसमें ना के बराबर यूज होगा, इसलिए ये ज़्यादा इजी माना जाता है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे 12th का, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। हमारी बात ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को अभी हम ड्रॉप कर रहे हैं और स्टार्टिंग कहाँ से ले रहे हैं? ऑप्टिक्स से। 3 पार्ट है टोटल फिजिक्स 12th का, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, 3 यूनिट में बांटे हैं। इसमें से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, वो ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट का नेचर और प्रोपेगेशन के अलग अलग मीडियम अलग अलग तरीका से ये प्रोपेगेट करता है, किस तरीका से ये प्रोपेगेट करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डेफिनेशन तुम लिख सकते हो ऑप्टिक्स का, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स ऑप्टिक्स का डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about nature and propagation of light. About nature and प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट कैसे प्रोपेगेट करता है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों को ऑप्टिक्स में पढ़ना है, लिखना है। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, लिख के डैश देना। ऑप्टिक्स को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट होता है आपका ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स, और सेकेंड पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल और वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल और उसी का दूसरा नाम होता है रे ऑप्टिक्स, सेकेंड पार्ट है फिजिकल और वेव ऑप्टिक्स। फिजिकल का ही दूसरा नाम क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स। 10th क्लास तक जो तुम लोग फिजिक्स पढ़े हो उसमें केवल तुम लोगों को पढ़ना था ये ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स। 10th क्लास में केवल एक ही पार्ट ऑप्टिक्स का हम लोगों को पढ़ना था, रे ऑप्टिक्स। वहां वेव ऑप्टिक्स का कोई चर्चा नहीं था। वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स जो है ये स्टार्ट ही होता है 12th से। ये 10th क्लास तक इसका नाम भी नहीं सुना होगा, इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है 10th क्लास तक। सिर्फ एक पार्ट ऑप्टिक्स का पढ़ना है 10th में, वो ज्योमेट्रिकल या उसी को क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। और 12th में जो ऑप्टिक्स मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? फिजिकल और वेव ऑप्टिक्स। तो 12th में दोनों पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स भी पढ़ना है और वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना है। लेकिन 10th में केवल क्या पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स। 12th में जो हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे दोनों पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी आपको 70% इसी का क्वेश्चन मिलेगा, ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स का 70% यही है ऑप्टिक्स का पार्ट, और 30% फिजिकल और वेव ऑप्टिक्स। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पहले कौन सा ऑप्टिक्स जो पढ़ चुके हो तुम लोग 10th क्लास में, जो तुम लोग पढ़े थे ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स,
वहां से स्टार्टिंग लेंगे और फिर उसके बाद ये कंप्लीट होगा जब ये ऑप्टिक्स, तब हम लोग किस में जाएंगे, वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे। समझ हमारी बात ना। अब एक ही लाइट को रे भी बोल सकते हैं और सेम लाइट को वेव भी ट्रीट किया जाता है। तो पहला तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब लाइट को रे ट्रीट करते हैं और कब लाइट को वेव की तरफ ट्रीट करते हैं। एक पार्टिकल नेचर होता है जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में तुम लोग को मिला होगा, लाइट का पार्टिकल को ही फोटोन बोलते हैं। डुअल नेचर शो करता लाइट, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ये सुने हो लाइट कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? लाइट जो है वो कौन सा वेव है? 10th क्लास में नाम सुना होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में डिफरेंस समझ में आता है? जैसे ये वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, ठीक है, वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है? सपोज करो एक्स डायरेक्शन में, तो वाई और जेड इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाता है ना। अगर एक को एक्स मान लें, दूसरा वाई और तीसरा क्या है, जेड। कह रहा है वेव अगर ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग और सेम इसी डायरेक्शन में पार्टिकल का वाइब्रेशन भी है, वेव में पार्टिकल वाइब्रेट करता है, तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि साउंड वेव है हमारा, जो 11th में पढ़ना है। साउंड जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल करता है, हम कुछ बोल रहे हैं, तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल करता है उसी डायरेक्शन में मीडियम का पार्टिकल भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और अगर वाइब्रेशन वेव का जो प्रोपेगेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होने लगे, अगर एक्स डायरेक्शन में वेव है और वाई डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वेव ट्रेवल कर रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स में, और पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है किधर, वाई में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? जैसे छत पे देखते हो कपड़ा पसारने वाला जो रस्सी लगा रहता है, स्ट्रिंग लगा रहता है ना, उसको एक जगह अगर हम क्या करें, पल्स प्रोड्यूस करें, डिस्टर्ब करें, तो देखते हो ऊपर नीचे क्रिएट होता है, वायर ऊपर नीचे होता है ना, लेकिन ट्रैवल किधर करता है, आगे की ओर, वो वेव आगे भी प्रोड्यूस होता है ना पूरे वायर में। तो चल रहा है आगे और वाइब्रेट किधर कर रहा है, ऊपर नीचे, तो इसको कौन सा वेव बोलोगे, ट्रांसवर्स वेव। और ये चलता है क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। किस फॉर्म में चलता है, क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म में ट्रांसवर्स वेव चलता है। जो हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ये क्रेस्ट हो गया और इसको बोलते हैं क्या जी, ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करता है सेम डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करता है जी, वाइब्रेट करता है। ट्रांसवर्स वेव में जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, वाइब्रेशन। तो अब कहता है लाइट में तो पार्टिकल होता ही नहीं है, मीडियम का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है, ये तो पार्टिकल के वाइब्रेशन पे बेसिस पर होता है वेव का क्लासिफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। एक होता है मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। हर एक वेव को मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। बताओ साउंड के लिए मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दें, हम कुछ भी बोलते रहे, तुम सुन पाओगे? तो वो कहलाता है मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव कहलाता है? मैकेनिकल वेव। लेकिन क्या लाइट के ट्रेवल के लिए मीडियम कंपलसरी है? सन से जो लाइट अर्थ तक आता है, तो क्या हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ से सन तक है? अप्रॉक्स 35 किलोमीटर हाइट तक ही एटमॉस्फेयर है, उसके बाद वैक्यूम है। अगर लाइट को मीडियम का रिक्वायरमेंट होता तो सन से कभी भी लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाता।
तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए लाइट को हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। और साउंड जो होता है वो क्या होता है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल मीन्स जिसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, नॉन मैकेनिकल जिसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल जिसमें पार्टिकल वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है उसको लॉन्गिट्यूडनल। वेव ट्रेवल कर रहा है एक्स में, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है वाई में, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। तो कहता है लाइट ट्रांसवर्स है, इसको मीडियम चाहिए ही नहीं, तो फिर पार्टिकल वाइब्रेट कैसे कर रहा है? एक्स में वेव तो वाई में वाइब्रेशन। तो एक्चुअल में नाम सुना होगा लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो नाम 10th क्लास में जरूर सुना होगा तुम। तो जहां मीडियम ट्रेवल नहीं करता है, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता है, वहां फील्ड के थ्रू वेव ट्रेवल करता है। फील्ड भी मूवमेंट का कारण होता है, फील्ड भी किसी चीज को मूव करा सकता है। जैसे ये मास को अगर हम रिलीज करें, किधर मोशन करेगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? किसके वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फील्ड का भी मूवमेंट, फील्ड के वजह से ही मूवमेंट होता है ना पॉसिबल। तो लाइट को मीडियम का रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है। पार्टिकल के जगह पर क्या वाइब्रेट करता है? फील्ड वाइब्रेट करता है। और कौन सा फील्ड वाइब्रेट करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। और दो फील्ड वाइब्रेट करने के वजह से इसका नाम बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जैसे लाइट ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर वाई डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है किधर जी? जेड डायरेक्शन में। और तीनों एक दूसरे पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। और चूंकि फील्ड वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको कौन सा वेव बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो लाइट का पहला प्रॉपर्टी हो गया कि ये नॉन मैकेनिकल वेव है, मतलब इसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और इसका स्पीड एयर और वैक्यूम में पता होगा हाईएस्ट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा, लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ऊपर हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, और लोएस्ट वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। और एक बात और पता होगा कि 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? वेवलेंथ। नाम सुने हो इससे? 9th 10th में भी पढ़े, 11th में भी ये पढ़ना है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं जी? वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। और डिस्टेंस अगर वेवलेंथ है तो इसका मेजरमेंट मीटर में होगा। किस में होगा? मीटर में। वेवलेंथ को लिखा जाता है लैम्डा से, और उसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। 2 लगातार क्रेस्ट या 2 लगातार ट्रफ का जो सेपरेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और जो मेन पोजीशन से, जो इसका ओरिजिनल पोजीशन है, उससे उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं जी? एम्पलीट्यूड। +a अपवर्ड -a डाउनवर्ड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। तो ध्यान दो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। याद है तुम लोगों को? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो डिस्प्ले एम्पलीट्यूड का भी यूनिट पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? मीटर ही होगा। तो वेवलेंथ का भी यूनिट मीटर, लैम्डा से लिखते हैं। एम्पलीट्यूड को ए से लिखते हैं, उसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो लाइट ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले तुमको पता होना चाहिए, तब तुम ऑप्टिक्स पे काम कर सकते हो। कि लैम्डा वेवलेंथ है, ए क्या है जी? एम्पलीट्यूड। और जितना देर में एक बार मोशन रिपीट होता है, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ
तो सेम पोजीशन में आएगा। इसको बोलते हैं रिपीट करना। ध्यान से समझो, फिर से हम दिखा रहे डायग्राम। ये सब कॉन्सेप्ट पता होगा तब तुम ऑप्टिक्स को समझोगे कि वेवलेंथ क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। ये जो होता है इसी सब टर्म से लाइट पढ़ा जाता है। ट्रांसवर्स वेव है, इस तरह से दिखा रहे हैं हम। कौन क्रेस्ट कौन ट्रफ समझ में आ रहा है ना। जो ऊपर है वो क्या है जी, क्रेस्ट। जो नीचे वाला उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। दो लगातार क्रेस्ट का सेपरेशन लैम्डा वेवलेंथ ना जी, या दो लगातार ट्रफ का सेपरेशन। इसको एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हो, प्लस है। नीचे क्या बोलोगे। अब ध्यान दो, रिपीट करने का मतलब क्या होता है, सेम सिचुएशन में आना। तो कोई कहता है कि यहां से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो सेम सिचुएशन में आ गया, रिपीट हो गया। बिल्कुल रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि यहां जब ये था, सेम फेज बोलते हैं उसको, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, तब हम लोग बोलते हैं कि वो अपने आप को रिपीट कर दिया। तो यहां इसका मूवमेंट किधर था जी, अपवर्ड, और मेन पोजीशन पर था। यहां भी मेन पोजीशन पर है, लेकिन मूवमेंट इसका किधर है। तो क्या सेम फेज में बोल सकते हो, सेम सिचुएशन में। एक जगह अपवर्ड मूवमेंट था, एक जगह डाउनवर्ड मूवमेंट है, इसको सेम सिचुएशन नहीं बोल सकते। लेकिन बताओ जब यहां पहुंचेगा तो सेम सिचुएशन आ जाएगा कि नहीं, बोलो। तब यहां भी अपवर्ड है कि नहीं। तो मेन पोजीशन अपवर्ड मूवमेंट, मेन पोजीशन अपवर्ड मूवमेंट। तो ये जो होता है यहां से यहां तक का, ये एक टाइम पीरियड कहलाता है। यहां से यहां तक का जो टाइम है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। कोई भी चीज अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो वेव जो होता है वो रिपीट करता है। पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है वो लगातार अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। मिनिमम टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है, या वन ऑसिलेशन। रिवॉल्यूशन इसमें नहीं होता, ऑसिलेशन होता है वेव में। वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन में या एक बार वेव मोशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और इसको डिनोट किया जाता है टी से। किससे डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला वेव, जब वेव 11th में पढ़ा जाता है तो वहां प्रूफ भी किया जाता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ओमेगा क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। एसएचएम में भी ये पढ़ना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ओमेगा। और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल टी से। और फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ओमेगा। ओमेगा को क्या बोलते, पाई तो कांस्टेंट होता है, ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है ओमेगा को। अब ध्यान दो, एक होता है फ्रीक्वेंसी, ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड, इसको क्या बोलते हैं जी, टाइम पीरियड। और दूसरा टर्म इसमें यूज होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक बार मोशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। और एक सेकेंड में जितना बार वो वाइब्रेट कर जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो अगर टी टाइम में एक बार मोशन कंप्लीट करता है, यूनिटी मेथड, टी सेकंड में कितना बार, एक बार। तो बताओ एक सेकंड में कितना बार, 1/t। तो टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 1/t, तो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ω/2π। नहीं हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी होता है। और 1/t टाइम का सेकंड ना होता यूनिट जी, तो 1/सेकेंड मतलब सेकेंड इनवर्स, और इसी को हर्ट्ज बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, 1/सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, उसी को साइंटिस्ट के नाम पर क्या बोला जाता है, हर्ट्ज। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा, उसका जस्ट रिवर्स फॉर्मूला होता है क्या जी, फ्रीक्वेंसी का, ω/2π। तो ये टर्म हो गया जो ऑप्टिक्स में हम लोग यूज करेंगे कि वेवलेंथ, ये डिस्टेंस, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ का सेपरेशन, यूनिट क्या होगा, मीटर। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट है, इसका भी यूनिट मीटर होगा। टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं।
फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा, सिंबल टी, टाइम है तो यूनिट होगा सेकेंड। फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में जितना बार ऑसिलेट करता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। फॉर्मूला होता है 1/t, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। और फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई, और सेकेंड इनवर्स को ही यूनिट में क्या बोलते हैं जी? हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। अब तुम लोग देखोगे, हम अभी फिर आते हैं मेन चीज पर, जो ऑप्टिक्स का दो पार्ट है, एक ज्योमेट्रिकल और एक क्या होता है जी? ज्योमेट्रिकल का ही दूसरा नाम क्या हो गया? रे ऑप्टिक्स। और फिजिकल का दूसरा नाम क्या हो गया? वेव ऑप्टिक्स। तो कब लाइट को हम लोग रे कंसीडर करते हैं और कब सेम लाइट को वेव कंसीडर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अलग है और वेव ऑप्टिक्स अलग है। तो अब वो सिचुएशन देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कब लाइट को रे एज्यूम किया जाता है और फिजिकल ऑप्टिक्स में कब लाइट को वेव कंसीडर किया जाता है, इस चीज को जानना है। चलो, वेवलेंथ तुम लोगों को समझ में आ गया कि वेवलेंथ क्या होता है? दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? वेवलेंथ। ध्यान से सुनना। अगर हम लोग बात करें, कुछ वेव दिखा रहे तुमको, कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स वेव। दोनों वेव में बताओ वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा? पहला का वेवलेंथ ज्यादा या दूसरा का वेवलेंथ ज्यादा? वेवलेंथ घट गया ना, इसको और इस तरह से दिखा रहे, बताओ वेवलेंथ इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? हाँ, डिक्रीज किया, λ3। और वेवलेंथ एक्चुअल में जो लाइट का होता है वो नैनोमीटर में होता है। नैनो का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है? नैनो मीन्स एक प्रीफिक्स है 10 टू द पावर -9। 1 नैनोमीटर अगर कोई लिखता है तो 1 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, 1/10 टू द पावर 9 मीटर। मतलब 1 मीटर को 1 पे 9 जीरो डालो और उतना पार्ट में डिवाइड करो। अगर 5 जीरो रहता तो 1 मीटर को 1 लाख पार्ट में डिवाइड करना पड़ता। तो क्या लगता है, ये बहुत छोटा टर्म है या बहुत बड़ा टर्म है? बहुत छोटा टर्म है। तो इतना वेवलेंथ होने के लिए इस तरह से दिखाना भी पॉसिबल नहीं, इतना वेव होगा। वेवलेंथ बहुत नज़दीक होता है, क्रेस्ट और ट्रफ जो होगा इसका वो बहुत क्या होगा जी? नज़दीक होगा। क्योंकि वेवलेंथ जो होता है वो किस में होता है? ये वेव है, लेकिन वेवलेंथ क्या है? बहुत ही कम है ना जी, ये वेव है। समझ मारी बात? इसका वेवलेंथ बहुत ही कम है, जितना दिख रहा है उससे भी कम है जी, इससे बहुत कम है। अब इसी को कहीं पर वेव माना जाता है और कहीं माना जाता है रे। रे दिखाना होगा तो लाइट एक्चुअल में ऐसा मूव थोड़ी करता है, लाइट तो ट्रांसवर्स है, इस तरह से चलता है, वेव फॉर्म में चलता है, लेकिन उसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग रे। कब करते हैं ऐसा कंसीडर, ये जानना जरूरी है। तो लाइट का एप्लीकेशन कहां हो रहा है, लाइट यूज कहां पे किया जा रहा है, उससे डिसाइड होता है कि लाइट को रे मानना है या लाइट को वेव मानना। और ये कंपेयर होता है लाइट के वेवलेंथ से जो नैनोमीटर में होता है। अगर किसी ऑप्टिकल डिवाइस का डायमेंशन मींस साइज, जहां हम लाइट यूज कर रहे हैं, उस ऑप्टिकल डिवाइस का जो साइज है वो वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, या ऐसा कहो कि उसके साइज के कंपैरिजन में लाइट का वेवलेंथ नेग्लिजिबल है, जीरो मान सकते हो, इतना कम वेवलेंथ। तो उस सिचुएशन में लाइट को रे की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आ जाता है। जिस जगह पे हम लोग लाइट का यूज कर रहे हैं, अगर उस ऑप्टिकल डिवाइस का डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स यहां पर साइज होता है, डायमेंशन साइज को भी बोला जाता है, समझ बात ना, लेंथ विड्थ हाइट जो होता है। तो ऑप्टिकल डिवाइस का जो डायमेंशन है, अगर उसके कंपैरिजन में लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है, मींस लाइट के वेवलेंथ को नेग्लिजिबल माना जा सकता है, तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और वहां लाइट को रे की तरह ट्रीट किया जाता है। लाइट को क्या मानना है? रे मानना है। तो जनरली जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे, वहां मिरर था, लेंस था,
प्रिज्म था, ह्यूमन आई था, यही सब चीज़ ना पढ़ना था। वही चीज़ यहाँ भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। तो उसका याद करो, जो फोकल लेंस रहता था, फोकल लेंथ देता था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो सब सेंटीमीटर में जनरली होता है। घर में जो प्लेन मिरर यूज करते हो तो कुछ लेंथ होता है ना, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के तुलना में नैनोमीटर बहुत कम है, क्योंकि सेंटी का मतलब 10 के पावर -2 होता है, और नैनो का मतलब 10 टू द पावर क्या होता है, माइनस। क्या लगता है, बहुत कम का डिफरेंस है या बहुत ज्यादा का डिफरेंस है? तो सेंटीमीटर के कंपैरिजन में नैनोमीटर क्या बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। किसको नेग्लिजिबल बोलोगे, सेंटीमीटर को कि नैनोमीटर को? लाइट का वेवलेंथ नैनोमीटर में होता है, तो इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो अगर मिरर, लेंस, प्रिज्म, ह्यूमन आई, ये सब जो हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर जनरली जो डायमेंशन होता है, जो साइज होता है, वो सेंटीमीटर में होता है, और उस सेंटीमीटर के कंपैरिजन में लाइट का वेवलेंथ नेग्लिजिबल होता है, और वहां लाइट को हम लोग किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, रे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और उस पार्ट को ऑप्टिक्स का, कौन सा ऑप्टिक्स कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कौन सा पार्ट ऑप्टिक्स बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलने का मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स या दैट ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वेवलेंथ ऑफ लाइट बिकम्स नेग्लिजिबल with respect to the dimension of optical device. समझ मारी बात? That branch of optics in which wavelength of light becomes negligible with respect to the dimension of optical device. जो optical device है, मिरर हो, लेंस हो, प्रिज्म हो, उसके साइज के रिस्पेक्ट में अगर लाइट का वेवलेंथ नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और उसमें लाइट को रे मान के पढ़ा जाता है। तो पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों को यही पढ़ना है, पहला मिरर, दूसरा लेंस, तीसरा प्रिज्म, चौथा स्लैब, और पांचवा ह्यूमन आई। यही चीज जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे, बस उसका रेंज यहाँ ज्यादा जाएगा। वहां शॉर्ट में आप पढ़े थे, यहाँ डिटेल में पढ़ना है, लेवल बढ़ जाएगा, उसका टॉपिक वही रहेगा। अब आ जाओ फिजिकल और वेव ऑप्टिक्स, सेकेंड पार्ट, जो 10th में पढ़ना ही नहीं था। इसमें क्या है कि जो लाइट का वेवलेंथ है, अगर सेम रेंज का, लगभग उतना ही रेंज में ऑप्टिकल डिवाइस का डायमेंशन हो जाए, साइज हो जाए, जो लाइट का वेवलेंथ है उसी के रेंज में, नैनोमीटर के ही रेंज में ऑप्टिकल डिवाइस का डायमेंशन हो जाए, तो उस जगह पर आप लाइट को रे मान के क्लियर नहीं कर सकते। वहां फिर वेव नेचर फेनोमेना को क्लियर करता है, और उस सिचुएशन में लाइट को क्या माना जाता है, वेव। और वो पार्ट क्या कहलाता है, फिजिकल ऑप्टिक्स। क्या कहलाता है, फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसमें लाइट को कैसा ट्रीट करते हैं, वेव की तरह ट्रीट करते हैं। कहेगा कैसा होगा, ऐसे समझो प्रैक्टिकली कि अगर एक पेपर है, एक व्हाइट पेपर, A4 साइज का पेपर होता है ना कोई कॉपी में, और इस पेपर में एक नीडल लो, नीडल समझते हो, सुई, सुई का नोक बहुत छोटा होता है ना। अब उसमें उस नीडल से एक होल बना दो इस पेपर में, इससे बहुत छोटा होल बनेगा, जो भी दिखा रहे हैं तुमको, इससे छोटा होल बनेगा कि नहीं। एक पेपर में एक सुई के नीडल चुभा दो, एक होल बना दो, अब उस होल का रेडियस से कंपेयर करो लाइट का वेवलेंथ का, तो क्या कह सकते हो कि नेग्लिजिबल है, बोलिए। अगर कंपेयर करें होल का रेडियस, समझना क्या सेंटीमीटर में होगा होल का रेडियस, नीडल से होल बनाया हुआ है तो बहुत छोटा होगा कि नहीं। तो उसको ये नहीं कह सकते कि उसके तुलना में ये बहुत नेग्लिजिबल है, ये तो नहीं कह सकते। तो ये भी लगभग उसी रेंज में पहुंच जाएगा। तो जब लाइट किसी पिन होल से पास करेगा तो वहां पर फिर लाइट को हम लोग रे नहीं मान सकते हैं, लाइट को क्या मान के पढ़ना पड़ेगा, वेव मान के पढ़ा जाता है। और वो पार्ट ऑप्टिक्स का क्या कहलाता है, फिजिकल ऑप्टिक्स।
जैसे लाइट है और इसके जैसे इसका ये सेंटीमीटर में होगा, इसके किनारा पर पड़ा और मुड़ गया, मतलब किनारा पर पड़ के आगे बढ़ा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये सेंटीमीटर में इसके कंपैरिजन में लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। लेकिन सपोज करो ये मार्कर के जगह पर एक ब्लेड ले लो, रेजर ब्लेड जो होता है, उसका जो शार्पनेस है, उसका थिकनेस तुम देखो, जहां पे धार होता है उसमें क्या लगता है, उसकी मोटाई सेंटीमीटर में बोल सकते हो? बहुत कम हो जाएगा कि नहीं? तो जब उसका कंपैरिजन, उसका थिकनेस, शार्पनेस का थिकनेस का कंपैरिजन लाइट के वेवलेंथ से करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, लाइट का वेवलेंथ जो है वो नेग्लिजिबल होगा। सेंटीमीटर में रहता तब ना नेग्लिजिबल बोल देते थे। ब्लेड का मोटाई सेंटीमीटर में नहीं होता है, वो तो बहुत कम होता है। तो वहां पर हम लोग लाइट को रे नहीं मान सकते, फिर वहां क्या मानना पड़ेगा, वेव। तो इसे डिपेंड करता है लाइट कहां यूज किया जा रहा है। अगर लाइट का देखो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कंप्लीट लाइट के बारे में, नेचर लाइट का कैसा होता है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर जो भी है, और फिर उसका प्रोपेगेशन, सेम मीडियम में कैसे चलता है, मीडियम बदलने से कैसे बढ़ता है वो, तो वो प्रोपेगेशन कहलाता है, उसका ट्रेवल करने का तरीका। कब रे मानना है, कब वेव मानना है। ऑप्टिक्स का दो पार्ट होता है, ज्योमेट्रिकल को ही हम लोग रे बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत करना, ज्योमेट्रिकल बोलो या रे ऑप्टिक्स बोलो, दोनों सेम चीज है। फिजिकल ऑप्टिक्स बोलो या वेव ऑप्टिक्स बोलो, दोनों सेम चीज है। कहेगा बताओ डिफरेंस क्या है, तो सारा टर्म तुमको बता चुके हैं ट्रांसवर्स वेव में, कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है, उसमें वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सारा टर्म बता दिए। कंपैरिजन किससे होता है, वेवलेंथ से। लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो नैनोमीटर में होता है। तो अगर लाइट का वेवलेंथ ऑप्टिकल डिवाइस के साइज के रिस्पेक्ट में या डायमेंशन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाए, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो वहां लाइट को रे माना जाता है, और उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लेकिन अगर लाइट का वेवलेंथ और जो साइज है ऑप्टिकल डिवाइस का, वो दोनों सेम रेंज में आ जाए, नेग्लिजिबल ना हो या बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो, तो फिर उसमें लाइट को क्या माना जाता है, वेव माना जाता है, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स। और फिजिकल ऑप्टिक्स में ही पढ़ना है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ये बहुत सारा चीज है जो फिजिकल ऑप्टिक्स में तुमको पढ़ना है। जो जैसे तुम लोग पोलराइजेशन का नाम भी नहीं सुना होगा 10th क्लास में, इंटरफेरेंस का नाम नहीं सुना होगा, डिफ्रैक्शन का नाम नहीं सुना होगा, ये सब कहाँ पढ़ना हम लोग को, वेव ऑप्टिक्स। इसमें लेंस, मिरर, प्रिज्म, ह्यूमन आई, ये सब जो है वो किसमें पढ़ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो अब इस पार्ट को आप अभी छोड़ देते हैं हम लोग, आप भी छोड़ दीजिए। तो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से लेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। हमारी बात नहीं, स्टार्टिंग कहाँ से लेंगे। और लाइट का कुछ प्रॉपर्टी तुमको पता होना चाहिए। जो हम लोग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पहले कौन सा ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हमारी बात ना, डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया ना। एक ही लाइट को रे भी माना जा सकता है और एक ही लाइट को क्या माना सकता है, वेव। डिपेंड करता है उसका एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, उसका यूज कहाँ पे किया जा रहा है। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले लाइट को बोले हैं कौन सा वेव है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सा वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसका स्पीड होता है एयर और वैक्यूम में कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। दूसरा ये नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल बोलने का मतलब होता है इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इसको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। थर्ड है, इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। मतलब ये किस फॉर्म में चलता है, क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, तो इसी को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, समझ हमारी बात नहीं, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है लाइट का। फोर्थ नंबर में है कि लाइट का स्पीड को v लिखते हैं, वेवलेंथ लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, अभी तुरंत बताए थे,
एफ, इसके बीच जो रिलेशन होता है बहुत फेमस रिलेशन है, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इसका डेरिवेशन ये फॉर्मूला 9th क्लास के वेब में भी है, 11th के वेब में भी है। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, बहुत फेमस है, दुनिया के किसी भी वेब में ये काम कर जाता है। v इक्वल टू क्या होता है, एफ लेम टू लेमडा। v हो गया क्या, स्पीड, v किसको इंडिकेट करता है, एफ किसको इंडिकेट करेगा, फ्रीक्वेंसी, और लेमडा किसको इंडिकेट करेगा, वेवलेंथ। दुनिया के किसी भी वेव में ये फॉर्मूला काम कर जाता है। और तुम लोग और 9th क्लास में भी इसका यूज आता है, 11th में भी यूज आता है, 12th में भी यूज आता है। वेव जहां भी पढ़ोगे तो वेव का सबसे फेमस फॉर्मूला माना जाता है इसको, v इक्वल टू एफ लेमडा। अब इसमें से v क्या हो गया, स्पीड, f हो गया फ्रीक्वेंसी, और लेमडा हो गया। तो इसमें ध्यान दो 5th नंबर को पॉइंट कि v और लेमडा, वेवलेंथ और स्पीड, दो ऐसा चीज है जो मीडियम पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम चेंज करते जाओ, स्पीड और वेवलेंथ चेंज कर जाता है। जैसे लाइट अगर एयर में है और वही लाइट को वाटर में भेज दो, मीडियम चेंज करना रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो एयर में लाइट का स्पीड और वेवलेंथ अलग होगा, और वाटर में स्पीड और वेवलेंथ क्या होगा, अलग होगा। मतलब ये मीडियम पर डिपेंड करता है। दो प्रॉपर्टी ऐसा है जो मीडियम चेंज करने से चेंज कर जाएगा। वेवलेंथ और स्पीड, लाइट का जो प्रॉपर्टी है ये मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम चेंज करेगा तो वेवलेंथ भी चेंज करेगा और स्पीड भी चेंज करेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल प्रॉपर्टी होता है जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम एंड इट डिपेंड्स ऑन, पूछेगा डिपेंड किस पे करता है, ऑन द सोर्स। ये सोर्स पर डिपेंड करता है। लाइट प्रोड्यूस कौन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को इससे मतलब है। लाइट जा कहां रहा है, ट्रेवल कहां कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। कैंडल लाइट का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, उसके बाद ट्यूब लाइट का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, सनलाइट का फ्रीक्वेंसी अलग होगा। लाइट का सोर्स चेंज कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी बदलेगा। मीडियम चेंज करोगे कि एयर से वाटर में चला गया, वाटर से ऑयल में चला गया, तो उससे स्पीड और वेवलेंथ बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। तो एक मेडिकल एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में ओरिजिनल प्रॉपर्टी कौन होता है जो हमेशा रहता है परमानेंट लाइट के साथ, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसको मीडियम से कोई मतलब, तो ओरिजिनल चीज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको मीडियम से कोई मतलब नहीं होता। नहीं तो अलग अलग मीडियम में स्पीड का अलग अलग होगा और वेवलेंथ भी क्या होगा, अलग अलग। तो जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो बताओ मीडियम चेंज करेगा कि नहीं करेगा। रिफ्लेक्शन का नाम सुना 10th क्लास में कि लाइट किसी सरफेस पे पड़ा और रिटर्न होकर सेम मीडियम में आ गया, तो क्या मीडियम चेंज हुआ यहां पे? तो मीडियम अगर चेंज नहीं हुआ, क्या स्पीड चेंज करेगा, वेवलेंथ चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा? तो तीनों में से कुछ नहीं चेंज करेगा। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो ना तो स्पीड बदलता है, ना वेवलेंथ बदलता है, ना फ्रीक्वेंसी बदलता है। मतलब जो स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रे का होगा, वही सेम स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किसका होगा, रिफ्लेक्टेड रे का होगा। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं करता है, इसलिए ना तो स्पीड बदलता है, ना फ्रीक्वेंसी बदलता है, और ना वेवलेंथ बदलता है। लेकिन जब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम चेंज होता है। रिफ्रैक्शन समझ लो, रिफ्लेक्शन अलग होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, अलग। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, पढ़े हो 10th क्लास में तुम लोग, कि मीडियम का चेंज होता है, सेम मीडियम में रिटर्न नहीं आता लाइट। और जब मीडियम चेंज करेगा तो फिर रिफ्रैक्शन में दो प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा, कौन सा, स्पीड और वेवलेंथ। लेकिन रिफ्रैक्शन में भी फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। समझ मारी बात ना? फ्रीक्वेंसी को मीडियम से कोई मतलब नहीं होता। फ्रीक्वेंसी केवल किस पर डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है। लाइट प्रोड्यूस कौन कर रहा है उससे मतलब है फ्रीक्वेंसी को, लाइट ट्रैवल कहां कर रहा है उससे फ्रीक्वेंसी को कोई मतलब नहीं है। कोई दिक्कत? और लास्ट एक बेसिक प्रॉपर्टी है 6 नंबर कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये भी पढ़ना हम लोगों को। इंटेंसिटी मतलब होता है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना लाइट पास करता है। यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एक किसको रिप्रेजेंट करता है जी, एम्पलीट्यूड को। इंटेंसिटी आई से और ए को किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड से। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी लाइट का, ज्योमेट्रिकल। अभी स्टार्ट नहीं का, अभी आज इंट्रोडक्शन है केवल। स्टार्ट तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से करेंगे। ये जितना भी चीज आप लोगों को बता रहे हैं वो लाइट का केवल इंट्रोडक्शन है ऑप्टिक्स का। तो ये लाइट का बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एयर और वैक्यूम में इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और नॉन मैकेनिकल वेव है, मतलब इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ट्रांसवर्स वेव है, मतलब ये क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करता है। स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पूछेगा तो v = क्या होता है जी, एफ लैम्डा। v = क्या होता है, एफ लैम्डा, जिसमें 3 टर्म है। तो v और लैम्डा मीडियम पर डिपेंड करता है, स्पीड और वेवलेंथ, जबकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करता है। मीडियम चेंज करने से स्पीड और वेवलेंथ चेंज करेगा लाइट का, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। और लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अमाउंट ऑफ लाइट घट जाना मतलब लाइट का एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया। अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ा दो, मतलब जो एम्पलीट्यूड था वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। समझ रही बात ना। जैसे यहां पूछेगा 2 लाइट है, एक ये है फर्स्ट लाइट, एक सेकेंड लाइट, कहेगा बताओ कहां इंटेंसिटी ज्यादा होगा, पहला में या दूसरा में, कहां ज्यादा एम्पलीट्यूड लग रहा है तुम लोग को, पहला में या दूसरा में एम्पलीट्यूड। तो जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होता है, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे कौन सा ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स। और इसका भी 2 पार्ट है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो बहुत सारा चीज तो 10th वाला ही, 10th में जितना भी चीज पढ़े हो वो 100% यहाँ पे रिपीट होगा। उससे एक्स्ट्रा जो पढ़े उतना तो रिपीट होना ही होना है। समझ मेरी बात ना। 10th का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट होगा। अगर थोड़ा बहुत भी रिवीजन में तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। 10th में बच्चा पढ़ता भी अच्छा खासा है ऑप्टिक्स। तो अगले क्लास हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे। जो नया होगा बिल्कुल 100% तुम। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। ठीक है।